ध्रुव। दादी ने ध्रुव को आवाज दी, लेकिन ध्रुव तब तक बिल्डिंग के पास पहुंच चुका था। बहुत देर हो चुकी है। ध्रुव की दादी के पास बैठी हुई औरत ने कहा। दादी बुरी तरह से घबरा गई। आखिर कौन थी वो लड़की? ध्रुव की दादी को ये तो पता नहीं था, लेकिन ये पक्का था कि कुछ तो गड़बड़ है। बुढ़िया को लग रहा था मानो साइकिल फिर से स्टार्ट हो गया है। ध्रुव कॉफी शॉप से बाहर निकल के ब्रिस्को एंटरप्राइज ऑफिस बिल्डिंग पर पहुंच चुका था। उसे ब्रिस्को एंटरप्राइज के साथ बिजनेस करना था। उसने नेहाल को भी मीटिंग के लिए बुलाया था। ब्रिस्को एंटरप्राइज ऑफिस बिल्डिंग कठौता में एक लैंडमार्क था। अकेले इस बिल्डिंग का ईयरली प्रॉफिट हजारों करोड़ रुपए का था। ब्रिस्को एंटरप्राइज न केवल रिच थी, बल्कि कठौता में उनका इन्फ्लुएंस भी काफी ज्यादा था। कुछ दिनों पहले ब्रिस्को एंटरप्राइज ने मैकलिस्टर क्लब के सामने जो कंडीशंस रखी थी, वो ध्रुव को एक्सेप्टेबल नहीं थी। उन्हें बदले में केवल क्लब की मेंबरशिप नहीं चाहिए थी, बल्कि उन्हें क्लब की 50% ओनरशिप भी चाहिए थी। जाहिर है कि ध्रुव इन टर्म्स एंड कंडीशन से अग्री नहीं करता था। वो इन्हीं टर्म्स को रीनेगोशिएट करने आया था। कॉफी शॉप के अंदर बैठे हुए ध्रुव ने जो ह्यूमन फिगर देखा था, उसे मालिनी जैसा दिख रहा था। पहले तो ध्रुव को लगा कि उसने गलत देख लिया है, लेकिन शायद वो सही था। जब वो बिल्डिंग की लॉबी में पहुंचा तो उसने देखा कि लिफ्ट पहले ही ऊपर जा चुकी है। ध्रुव फ्रंट डेस्क के पास पहुंचा। वो देखना चाह रहा था कि लिफ्ट किन किन फ्लोर्स पर रुक रहे हैं। हालांकि ब्रिस्को एंटरप्राइज ऑफिस बिल्डिंग में कई सारे फ्लोर्स थे। महज 5 मिनट के अंदर लिफ्ट कई सारे फ्लोर्स पर रुक गई। मिस, मैं सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज देखना चाहता हूँ। ध्रुव फ्रंट डेस्क पर गया और रिसेप्शनिस्ट से कहा। रिसेप्शनिस्ट ने अपना सिर उठा के ध्रुव की तरफ देखा। रिसेप्शनिस्ट की चमकती हुई आंखें काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। एक्सक्यूज मी, क्या तुम ब्रिस्को एंटरप्राइज के एम्प्लॉय हो? रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव भले ही ब्रिस्को एंटरप्राइज का एम्प्लॉय हो, लेकिन उसे सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज चेक करने की परमिशन नहीं थी। ब्रिस्को एंटरप्राइज बाकी बिजनेस ग्रुप से अलग था। इससे पहले कि ध्रुव रिसेप्शनिस्ट से कुछ कह पाता, फ्लोरल शर्ट और सनग्लासेस पहने हुए एक आदमी धीरे से उसके पास आया। उसने हाथ में एक सिगार पकड़ा हुआ था। आदमी ने अपने सनग्लासेस उतारे और सिगार को लहराते हुए कहा, ये ब्रिस्को एंटरप्राइज का एम्प्लॉय कैसे हो सकता है? इसके बाद उस आदमी ने सामने की मेज पर अपना हाथ रखा और सिगार को जानबूझकर फ्लिक किया। सिगार की राख ध्रुव के कपड़ों पर लग गई। ध्रुव ने मुड़कर उस आदमी की ओर देखा। लॉबी में नो स्मोकिंग का साइन लगा हुआ था। हालांकि इस बात से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतना ही नहीं, रिसेप्शनिस्ट ने एक एस्ट्रे निकाल के उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने एस्ट्रे की तरफ देखे बिना सिगार बुझाने की कोशिश की। उसकी इस लापरवाही की वजह से सिगार सीधा जाके रिसेप्शनिस्ट के हाथ पर चिपक गया। रिसेप्शनिस्ट का हाथ झुलस चुका था। उसकी चीख निकल गई। उसके गोरे और स्मूथ हाथ पर एक बर्न का निशान दिखाई देने लगा। हालांकि इससे फ्लोरल शर्ट वाले आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसे एक्ट कर रहा था मानो वो दूसरों से बेटर है और इन छोटी मोटी चीजों की उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। उसका मानना था कि बाकी लोग उसके गुलाम थे और वो उन्हें टॉर्चर कर सकता था। इसके बाद फ्रंट डेस्क पर एक लड़की भागती हुई आई। उसने रिसेप्शनिस्ट का झुलसा हुआ हाथ ढकते हुए आदमी से कहा, मिस्टर नागपाल, मुझे माफ कर दीजिए। हम में ही प्रोफेशनलिज्म की कमी है कि हम आपकी सिगार को सही टाइम पर पकड़ नहीं पाए। लड़की के वर्ड ने ध्रुव को हैरान कर दिया था। क्या ये इंसान सबसे ऐसे ही बिहेव करता था? पैसे में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अमीर आदमी जो चाहे वो कर सकता है। अगली बार से ध्यान रखना, मिस्टर नागपाल ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। उसकी आवाज ईगो से भरी हुई थी। फ्रंट डेस्क पर मौजूद लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। वो किसी तरह का डिसेंट शो नहीं करना चाहती थी। हालांकि मिस्टर नागपाल उसे अभी भी घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उस लड़की की जान ही ले लेगा। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या मिस वापस आ गई हैं? मिस्टर नागपाल की बात सुन के रिसेप्शनिस्ट कांप उठी। पूरी ब्रिस्को बिल्डिंग में केवल एक ही इंसान था जिसे मिस कहकर एड्रेस किया जाता था। रिसेप्शनिस्ट ने सिर उठा के मिस्टर नागपाल की तरफ देखा। एक पल झिझकने के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो वापस नहीं आई है। सच में? मिस्टर नागपाल ने भौएं चढ़ा के रिसेप्शनिस्ट को देखा। रिसेप्शनिस्ट ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी मिस्टर नागपाल? रिसेप्शनिस्ट घबरा गई और उसने देखा कि उस आदमी की निगाहें बार बार उसके शरीर पर घूम रही थी। वो अपने टाइट सूट पहनने के फैसले को रिग्रेट कर रही थी। यहाँ तक कि उसे ब्रिस्को एंटरप्राइज में काम करने का भी अफसोस हुआ। मिस्टर नागपाल, मैं सच में कुछ नहीं जानती। रिसेप्शनिस्ट इतनी डरी हुई थी कि उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। मिस्टर नागपाल ने गहरी सांस ली और कहा, पक्का मैंने ऊपर से कुछ देखा था। किसी को तो अंदर आते हुए देखा ही था। मिस्टर नागपाल की बात सुन के ध्रुव परेशान हो गया।
उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो और मिस्टर नागपाल एक ही इंसान को ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा उसे समझ आ रहा था कि मिस्टर नागपाल पहले भी किसी को ढूंढने ब्रिस्को एंटरप्राइज आ चुके हैं। ब्रिस्को एंटरप्राइज जैसे पावरफुल बिजनेस को मिस्टर नागपाल के सामने अपना सिर झुकाना पड़ा। ध्रुव को आदमी को देख के ऐसा लग रहा था कि आदमी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। तभी मिस्टर नागपाल ने रिसेप्शनिस्ट से कहा, ठीक है, अब तुमको यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। ये रहा तुम्हारी सैलरी से 100 गुना अमाउंट। आओ मेरे साथ चलो। मिस्टर नागपाल ने अपनी जेब से एक चेक निकाला, उसमें अमाउंट भरा और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, इतना काफी रहेगा? रिसेप्शनिस्ट चेक पर भरा हुआ अमाउंट देखकर चौंक गई। चेक 5 लाख रुपए का था। अगर उसकी जगह कोई और औरत होती तो चेक देख के खुश हो जाती। हालांकि बहुत सारी औरतें जानती थीं कि मिस्टर नागपाल के साथ जाने का मतलब क्या होता है। इसी वजह से रिसेप्शनिस्ट मिस्टर नागपाल के साथ जाना नहीं चाहती थी। मिस्टर नागपाल, मैं सच में नहीं जानती। फ्रंट डेस्क पर बहुत सारे लोग आते हैं और उनमें से कई ने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई होती है। मैंने सच में उस इंसान को नहीं देखा जो अभी अंदर गया था। रिसेप्शनिस्ट ने कांपती हुई आवाज में कहा। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन के मिस्टर नागपाल हंसने लगा। तुम्हें क्या लगता है कि मेरा ऑर्डर ना मान के तुम बच जाओगी? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैं पूरे ब्रिस्को एंटरप्राइज को ऑर्डर नहीं दे सकता, लेकिन अगर फ्रंट डेस्क पर बैठने वाला स्टाफ अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो ये काफी बेइज्जती की बात होगी। खैर, मैं तुम्हें ऑर्डर क्यों ही दूं? इसकी जगह चलो मैं बस तुमसे पूछता हूं, तुम मेरे साथ चलोगी? अगर तुम नहीं चलना चाहती तो मेरे पास एक और रास्ता भी है। रिसेप्शनिस्ट कांप उठी। वो जानती थी कि मिस्टर नागपाल के पास कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा और वो उसे ना कहने के काबिल नहीं थी। मैं सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ करने नहीं जा रहा हूँ। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मिस्टर नागपाल ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने मिस्टर नागपाल की बात पर रिएक्ट ना करने का फैसला किया। मिस्टर नागपाल कई बार उसके बॉस से मिलने आ चुका था। मिस हमेशा मिस्टर नागपाल को इग्नोर कर देती थी। हालांकि उन दोनों के बीच कनेक्शन स्ट्रांग था, लेकिन अगर दोनों के बीच कभी लड़ाई हुई तो उनमें से कोई भी कभी पीछे नहीं हटता था। इसलिए उनके लिए काम करने वाले एम्प्लॉइज के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी। इसे ले जाओ यहाँ से। इतना कहने के बाद मिस्टर नागपाल ने फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसे डेस्क से बाहर खींच लिया। बिल्डिंग में मौजूद लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। ब्रिस्को एंटरप्राइज कठौता की टॉप कंपनीज में से एक थी। कंपनी न केवल अमीर थी बल्कि उनके यहाँ कई सारी खूबसूरत लड़कियां भी काम करती थी। कठौता के कई लोग ब्रिस्को एंटरप्राइज की फीमेल एम्प्लॉइज से शादी करना चाहते थे। उनका स्टेटस कठौता में काफी ऊंचा हुआ करता था। लेकिन आज फ्रंट डेस्क पर मौजूद 18 साल की लड़की, जो किसी मॉडल से भी कहीं ज्यादा सुंदर थी, उस लड़की को मिस्टर नागपाल ने हाथ पकड़ के बाहर घसीट लिया। मिस्टर नागपाल के साथ हुए फिजिकल स्ट्रगल की वजह से लड़की के कपड़े फट गए। मिस्टर नागपाल इसके बाद भी नहीं रुका। वो लड़की को जमीन पर घसीटता रहा। लड़की के शरीर से खून बहने लगा। मेरे पेशेंस की एक लिमिट है। मिस्टर नागपाल ने ऐसे कहा जैसे कि वो कोई राक्षस हो। मिस्टर नागपाल लड़की के एक हाथ को पकड़कर खींच रहा था। लड़की दूसरे हाथ से अपने शरीर को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उस खूबसूरत लड़की का चेहरा पीला पड़ चुका था। बिल्डिंग के गेट के बाहर खड़े कई आदमी ये सीन देखकर काफी शॉक्ड हो गए थे। आमतौर पर ब्रिस्को एंटरप्राइज के रिसेप्शनिस्ट आदमियों को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक रिसेप्शनिस्ट को जमीन पर घसीटे जाते देख कई आदमियों के मन को सुकून मिल रहा था। उनमें से कईयों को लग रहा था कि उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से बदला ले लिया है। रिसेप्शनिस्ट रो रही थी। उसने ध्रुव की ओर ऐसे देखा मानो कह रही हो, मुझे बचा लो। हालांकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ध्रुव के पास उसे बचाने लायक कैपेबिलिटी भी है या नहीं। उसे ये तो साफ साफ देख ही रहा था कि ब्रिस्को एंटरप्राइज के अंदर मौजूद बाकी लोग तो मिस्टर नागपाल के खिलाफ जाने की हिम्मत करने वाले नहीं थे, तो ध्रुव ही उसका सेवियर हो सकता था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ध्रुव मदद के लिए आवाज लगाती हुई लड़की को देख रहा था, लेकिन मिस्टर नागपाल ध्रुव को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे थे। क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ? ध्रुव पीछे मुड़ा और दूसरी रिसेप्शनिस्ट से पूछा। दूसरी रिसेप्शनिस्ट घबरा गई। घबराहट में उसने अपना सिर हिला दिया। दिल ही दिल में दूसरी रिसेप्शनिस्ट भगवान को थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर नागपाल के गुस्से का विक्टिम वो भी बन सकती थी। ध्रुव को पता था कि ब्रिस्को एंटरप्राइज एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपनी थी। ये कंपनी कठौता के 4 सबसे बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स में से एक थी।
लोग ब्रिस्को एंटरप्राइज की तरफ केवल इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते थे क्योंकि वहां सैलरी अच्छी मिलती थी, बल्कि कई सारे लड़के ऐसा दिखावा करते थे कि वो रिच फैमिली से हैं, ताकि उन्हें ब्रिस्को एंटरप्राइज में काम करने वाली लड़कियों से फ्लर्ट करने का मौका मिल सके। उनमें से जो सच में अमीर होते भी थे, वो भी मॉडल्स, मशहूर इंटरनेट सेलिब्रिटीज और एयर होस्टेसेस को छोड़कर ब्रिस्को एंटरप्राइज की लड़कियों से इश्क लड़ाना चाहते थे। ध्रुव मुड़ के ऊपर की तरफ जाने लगा। मिस्टर नागपाल की रही सही हिचक भी दूर हो गई। वो रिसेप्शनिस्ट को खींच के अपनी कार की तरफ ले जाने लगे। इससे पहले वो कार का गेट खोल के रिसेप्शनिस्ट को उसके अंदर डाल पाए, किसी ने आके कार के गेट पर पैर रख दिया। मिस्टर नागपाल, 1 मिनट रुको। मिस्टर नागपाल ने चौंक के आदमी की तरफ देखा। ध्रुव मिस्टर नागपाल की कार के गेट पर पैर रखे हुए खड़ा था। जब मिस्टर नागपाल ने ये देखा तो उन्होंने भौएं सिकोड़ ली और ध्रुव को घूरने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। दरवाजे पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स तो स्टैच्यू बने हुए थे। ब्रिस्को एंटरप्राइज के ऑफिसर्स भी मिस्टर नागपाल का कुछ नहीं कर सकते थे। अगर ब्रिस्को एंटरप्राइज और नागपाल फैमिली के बीच अच्छे रिलेशंस नहीं होते तो मिस्टर नागपाल जबरदस्ती ऊपर जाके मिस से मिल लेता। लेकिन मिस्टर नागपाल मिस के पेशेंस का टेस्ट लेने के लिए तैयार था। वो हर दिन ब्रिस्को एंटरप्राइज में काम करने वाली एक लड़की को अपने साथ ले जाता था। वो ऐसा तब तक करने वाला था जब तक मिस उससे मिलने के लिए तैयार ना हो जाए। आखिर तुम हो कौन? मिस्टर नागपाल ने ध्रुव से पूछा। उसने लड़की का हाथ छोड़ के उसे जमीन पर गिरा दिया। मिस्टर नागपाल को लगता था कि वो जिस लड़की के साथ चाहे खेल सकता था, वो उनके साथ जो चाहे वो कर सकता था। आज तक कठौता में किसी ने भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं की थी। मिस्टर नागपाल की चीख सुन के वहां मौजूद लोग भी कांप गए। वो एक दूसरे से खुसर खुसर करने लगे। अरे बाप रे, ये पागल लड़का कर क्या रहा है? क्या ये लड़का आज पहली बार ब्रिस्को एंटरप्राइज आया है? कोई मिस्टर नागपाल के साथ पंगा क्यों लेना चाहेगा? मिस्टर नागपाल 4 ग्रेट फैमिलीज में से एक के मेंबर हैं। क्या ये लड़का मरना चाहता है? अरे सबको पता है कि मिस्टर नागपाल लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हैं। ये उन्हें ऐसा करने से रोकने वाला होता कौन है? मिस्टर नागपाल ने आखिर ब्रिस्को एंटरप्राइज के लोगों के लिए बहुत कुछ किया भी तो है। सच कहूं तो मुझे बहुत जलन हो रही है। एक रिच और पावरफुल फैमिली का मेंबर होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज्यादातर अमीर लोग सीक्रेटली इन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं। कम से कम मिस्टर नागपाल के अंदर इतनी ऑनेस्टी तो है कि वो डंके की चोट पर सबके सामने लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। दरवाजे के पास खड़े लोगों की बात सुन के ध्रुव को एहसास हुआ कि लोग कितने ज्यादा ब्रेन वॉश्ड हैं। मिस्टर नागपाल ने ध्रुव को ललकारते हुए कहा, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर नागपाल ने ध्रुव को देखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। तुम मुझे मारोगे क्या? ध्रुव ने हंसते हुए मिस्टर नागपाल से कहा। ध्रुव की हंसी देख के मिस्टर नागपाल का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो भागते हुए ध्रुव के पास गया और ध्रुव की गर्दन मरोड़नी शुरू कर दी। ध्रुव के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था क्योंकि मिस्टर नागपाल की ग्रिप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मारूंगा नहीं, तुम्हें मार ही डालूंगा। मिस्टर नागपाल का चेहरा गुस्से से फड़क रहा था। उन्होंने दूसरे हाथ से ध्रुव के चेहरे पर एक मुक्का मारा और उसे डांटते हुए कहा, भाड़ में जाओ। मिस्टर नागपाल ने अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच ली थी कि उसकी नीली नसें भी साफ दिख रही थी। ध्रुव को मिस्टर नागपाल का मुक्का इतनी जोर से लगा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। ये बात साफ थी कि मिस्टर नागपाल एक एक्सपीरियंस्ड इंसान था। दरवाजे पर खड़े लोगों को ध्रुव पर तरस आ रहा था। ये लड़का पक्का बर्बाद होने वाला है। अरे इस लड़के के साथ जो होगा वो होगा। उस लड़की को भी पनिशमेंट मिलेगी। जब मिस्टर नागपाल उसे साथ ले जा रहे थे तो उसे इस बात का विरोध करने की क्या जरूरत थी? उसने अपनी कब्र खुद ही खोदी और वो उसी कब्र में दफन कर दी जाएगी। जरा देखो इस लड़के को, इसकी अकड़ अभी तक गई नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मिस्टर नागपाल इसकी सारी गर्मी उतार देंगे। उस इंसान के ऐसा बोलते ही मिस्टर नागपाल ने ध्रुव के चेहरे पर एक और मुक्का जड़ दिया। मिस्टर नागपाल इस बात को लेकर बहुत श्योर था कि ध्रुव जैसे 10 लड़कों को तो वो फूंक मार के उड़ा सकता है। वो मार्शल आर्ट्स में वेल ट्रेन्ड था। यही नहीं, मिस्टर नागपाल 12 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा था। वो बाकी अमीर आदमियों से काफी अलग था। उसने कई लड़कों को रिंग में पटकनी दे रखी थी। उसने ध्रुव को एक और मुक्का जड़ने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने थोड़ा सा साइड में हटकर खुद को इससे बचा लिया। मिस्टर नागपाल काफी हैरान हुआ। उसने ध्रुव को 1-2 बार और मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव हर बार खुद को बचाने में कामयाब हो गया। आसपास खड़े लोग चिल्ला उठे। वैसे मिस्टर नागपाल के मुक्के दमदार तो होते हैं। मैंने तो बस आज तक उनके बारे में सुना ही था, आज देख भी लिया। लेकिन दांत तो उस लड़के की भी देनी होगी। बड़ी शार्पली बचा रहा है खुद को। ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएगा खुद को।
ध्रुव ने पीछे देखा तो पाया उसके पीछे खड़ी कार के शीशे में दरार पड़ गई है। कार का ग्लास टूट चुका था। मिस्टर नागपाल ने अपनी गर्दन घुमा के ध्रुव की तरफ देखा। उसकी आवाज की टोन बदल चुकी थी। यार, क्या तुम ट्रेंड हो? तुम्हारा बाप कौन है? ध्रुव का क्वेश्चन सुन के मिस्टर नागपाल एक सेकंड के लिए तो हैरान रह गया। ध्रुव उसके पिता के बारे में क्यों जानना चाह रहा था? कुछ पल की चुप्पी के बाद मिस्टर नागपाल ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरे बाप तक का नाम नहीं जानते तो फिर तुम मुझे चैलेंज क्यों दे रहे हो? मिस्टर नागपाल और ध्रुव दो ट्रेन्ड बॉक्सर्स की तरह रिंग में घूम रहे थे। जहां एक ओर ध्रुव का डिफेंस बहुत मजबूत लग रहा था, वहीं दूसरी ओर मिस्टर नागपाल अटैक में माहिर था। ध्रुव कंगारू की तरह इधर से उधर उछल के खुद को बचा रहा था। अब तक उसे यह भी पता चल चुका था कि मिस्टर नागपाल का मुक्का बहुत दमदार था। अपने बाप से कहो कि मुझसे बात करे। मिस्टर नागपाल बार बार ध्रुव द्वारा अपने पिता को मेंशन किए जाने से इरिटेट हो रहा था। उसका दिमाग गर्म हो रहा था। उसने अचानक से ध्रुव को एक और मुक्का जड़ दिया। ध्रुव ने किसी तरह खुद को जमीन पर गिरने से बचाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ध्रुव ने खुद को संभाल के मिस्टर नागपाल पर पलट के वार किया। दोनों के हाथ टकराए और इतनी जोरदार आवाज हुई कि वहां खड़े सभी लोगों के दिल दहल गए। मिस्टर नागपाल भी हैरान रह गए थे, लेकिन इस बार ध्रुव अपनी जगह स्टेबल खड़ा हुआ था। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हो क्या? मिस्टर नागपाल ने ध्रुव से पूछा। उसकी डेस्परेशन बढ़ती जा रही थी। उसे पता था कि उसका मुक्का झेल के सीधे खड़े रहना आसान बात नहीं है। ध्रुव भले ही मुक्का झेलने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे यह अच्छे से समझ में आ गया था कि मिस्टर नागपाल फिजिकली बहुत ही स्ट्रांग था। ठीक उसी समय अनिका अपनी कार से वहां पहुंच गई। अनिका गिल फैमिली की पार्टी से सीधे ब्रिस्को एंटरप्राइज आ गई थी। बिल्डिंग में घुसते ही अनिका हैरान रह गई। वहां पर लोगों की एक भारी भीड़ जमा थी। अनिका की नजर ध्रुव पर पड़ी। अनिका ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन उससे कुछ भी पूछा नहीं। उसे यहाँ ध्रुव से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। ध्रुव के लिए अपने लिए ट्रबल क्रिएट करना असल में बाएं हाथ का काम था। अनिका को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में मिस्टर नागपाल को नाराज कर दिया है। लेकिन मिस्टर नागपाल असल में था कौन? वो एक ऐसा इंसान था जिसने अनिका को छेड़ने की हिम्मत की थी और जिसने गिल फैमिली को धमकी देने की भी हिम्मत की थी। जहां नीचे ध्रुव और मिस्टर नागपाल के बीच लड़ाई चल रही थी, वहीं ब्रिस्को एंटरप्राइज ऑफिस बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर वाले ऑफिस में एक खूबसूरत औरत सोफे पर बैठी थी और कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। तुमने इस बार अच्छा काम किया है। ऐसा कहने वाला इंसान ब्रिस्को एंटरप्राइज का प्रेजेंट लीडर था। उस इंसान ने आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव गिल फैमिली का वारिस है। अगर हम गिल फैमिली से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो गिल फैमिली पर तो प्रेशर आएगा ही, साथ ही इसका इफेक्ट ध्रुव को भी फील होगा। हालांकि वो ध्रुव से कभी मिला नहीं था। वो जानता था कि ध्रुव से निपटना एक बहुत ही डिफिकल्ट काम होने वाला था। सोफे पर बैठी औरत कुछ बोली नहीं। उसका सुंदर चेहरा पूरी तरह से शांत था। अगर वो चाहती तो आदमी को बता सकती थी कि इन दोनों ही केसेस में ध्रुव का ही फायदा होगा, चाहे वो गिल फैमिली में इन्वेस्ट करे या फिर गिल फैमिली से अपने इन्वेस्टमेंट्स निकाल ले। तभी एक बटलर ने धक्का देके दरवाजा खोला और अंदर आया। मैडम, मिस अनिका आपसे मिलने आ रही हैं। बटलर ने औरत से कहा। औरत को ये बात पहले से ही पता थी। बटलर औरत के पास आया और उसके कान में फुसफुसाया, वो लड़का फिर आपसे मिलने आया है। अच्छा होगा कि हम नागपाल फैमिली से पार्टनरशिप कर लें। उसके खिलाफ बैटल में हमें रचित नागपाल के साथ उसकी जरूरत पड़ेगी। मुझे लगता है कि वो लड़का पीछे हटने वालों में से नहीं है। औरत हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई। वो ऑफिस की विंडो के पास गई और विंडो से नीचे देखने की कोशिश करने लगी। नीचे का नजारा उसे बहुत साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ ह्यूमन फिगर्स वो बहुत साफ साफ देख सकती थी। उसे ये देख के सरप्राइज हुआ कि ध्रुव और रचित नागपाल आपस में लड़ रहे हैं। औरत को उन दोनों के ऐसा करने का कोई रीजन समझ नहीं आ रहा था। नीचे का नजारा देख के औरत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नीचे के फ्लोर पर मिस्टर नागपाल यानी रचित नागपाल और ध्रुव आमने सामने थे। रचित को भी एहसास हो चुका था कि ध्रुव भी एक्सपीरियंस था, उसकी स्किल्स भी बुरी नहीं थी। रचित ने रिसेप्शनिस्ट की ओर इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, मैं उसे जाने दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुमको लगता है कि वो जाने की हिम्मत करेगी? रचित के ऐसा कहते ही रिसेप्शनिस्ट ने उसे घूर कर देखा। फिर रचित ने ध्रुव से कहा, यार तुम अच्छे हो, तुम मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी दूंगा।
कठौता में 1 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी होना बहुत बड़ी बात थी। बस जब मैं मजे कर रहा हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत करना, नहीं तो तुम्हारा एंड बहुत सैड होगा। रचित नागपाल ने ध्रुव को धमकी देते हुए कहा। 1 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी? अगर रचित कोई और कंडीशन प्रेजेंट करता तो ध्रुव सच में उस पर विचार करता, लेकिन 1 करोड़ रुपए की एनुअल सैलरी ध्रुव को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगी। फिलहाल ध्रुव को पैसे की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ध्रुव उठ के रिसेप्शनिस्ट के पास गया और उसको उठने में मदद की। रिसेप्शनिस्ट खून से लथपथ थी। जमीन पर घसीटे जाने की वजह से उसके कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे। वहां पर मौजूद लोगों में उसके पास आने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ, कुछ लोग वहां खड़े होकर उसे घूर जरूर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट डरी हुई आंखों से ध्रुव को देखे जा रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे वो दोबारा से होश में आ गई हो। उसने अपना सिर हिलाया और ध्रुव से कहा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। फाइनली ध्रुव को समझ आ गया कि रचित ने लोगों में अपना कितना ज्यादा डर फैला रखा है। रिसेप्शनिस्ट नहीं चाहती थी कि ध्रुव केवल इसलिए मार दिया जाए क्योंकि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो इस गिल्ट के साथ बाकी की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। इतना ही नहीं, रिसेप्शनिस्ट को यह भी लग रहा था कि ध्रुव ज्यादा दिनों तक उसे रचित से सेफ नहीं रख पाएगा। उठो। ध्रुव ने अपना हाथ रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रिसेप्शनिस्ट ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना हाथ ध्रुव के हाथ के ऊपर रख दिया। ध्रुव ने उसे ऊपर की ओर खींच लिया। ब्रिस्को एंटरप्राइज के लोग ये नजारा देख के हैरान रह गए। ध्रुव ने सचमुच रिसेप्शनिस्ट को बचाने का साहस किया। पिछले कुछ दिनों से रचित ब्रिस्को एंटरप्राइज की लड़कियों को परेशान कर रहा था, लेकिन एंटरप्राइज ने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी और इस ध्रुव ने एक फ्रंट डेस्क के एम्प्लॉय की मदद की थी। ध्रुव रिसेप्शनिस्ट को उठाने के बाद रचित की तरफ मुड़ा और बोला, मेरा नाम ध्रुव है, तुम्हें कोई काम हो तो मुझे याद करना मत भूलना। ध्रुव ने रचित की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था। रचित को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। ध्रुव कुछ ज्यादा ही ईगो दिखा रहा था। रचित ने गुस्से से ध्रुव को देखा। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे वो एक शैतान है जो ध्रुव को मार डालना चाहता है। ध्रुव, तुम खुद को डेड समझो। रचित ने ध्रुव को बहुत रूड तरीके से वार्न किया और ब्रिस्को एंटरप्राइज बिल्डिंग से निकलकर बाहर की तरफ जाने लगा। जिन लोगों ने ये सीन देखा वो बुरी तरह से घबराए हुए थे। इस सिचुएशन को देख के कोई भी आसानी से कह सकता था कि सिचुएशन यहाँ से खराब ही होने वाली थी। इस लड़ाई के रिजल्ट्स बहुत भयानक हो सकते थे। ध्रुव जैसे कल के लड़के ने रचित को नाराज कर दिया था। कठौता में रचित की फैमिली बहुत पावरफुल थी। वो 4 सबसे फेमस फैमिलीज में से एक थी। रचित जाके अपनी कार में बैठा। गुस्से में होने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। कार में आगे 2 बॉडीगार्ड्स बैठे हुए थे। उनमें से एक गाड़ी चला रहा था और दूसरा एक हट्टा कट्टा आदमी था। हालांकि वो बॉडीगार्ड्स थे लेकिन उनके पास गन्स नहीं थी। रचित नहीं चाहता था कि गन्स की वजह से बेवजह उनकी तरफ अटेंशन आए। सर, आप अभी जानबूझकर हारे ना? बॉडीगार्ड ने धीमी आवाज में रचित से पूछा। रचित अभी भी हाँफ रहा था। उसने बॉडीगार्ड की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे ये कन्फेस करने में शर्म आ रही थी कि वो ध्रुव से जानबूझकर नहीं हारा था। ध्रुव ने उसे पटखनी दी थी। उसने असल में अपनी सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन वो ध्रुव को हराने में कामयाब नहीं हुआ था। रचित ध्रुव के मुक्के से बता सकता था कि ध्रुव ट्रेन्ड भी था और एक्सपीरियंस्ड भी, लेकिन कोई ध्रुव को देखकर यह कह नहीं सकता था कि उसने कभी बॉक्सिंग रिंग में कदम भी रखा। शेर गीदड़ों से हुई लड़ाई को सीरियसली नहीं लेता। रचित ने बॉडीगार्ड के सामने शो ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स कन्विंस नहीं लग रहे थे। लेकिन सर, अगर शेर ऐसे जानबूझकर गीदड़ों से हारेगा तो कुछ दिनों में गीदड़ शेर की रिस्पेक्ट करना बंद कर देंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनने के बाद रचित का चेहरा पूरी तरह से उतर गया। उसने दांत पीस कर कार चला रहे दूसरे बॉडीगार्ड से कहा, लग रहा है तुम्हारे दोस्त का कार से उतरने का बहुत मन कर रहा है। जरा कार रोक के उसे उतार ही दो। गाड़ी चला रहे बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया और दूसरे बॉडीगार्ड को कार से नीचे उतारने के लिए कार रोक दी। बॉडीगार्ड कार से बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने रचित से पूछा, सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से घर पहुंच के आपका डिनर प्रिपेयर करा दूं? आपको भूख लगी होगी। रचित आश्चर्य से बॉडीगार्ड को देख रहा था। डिनर प्रिपेयर करा दूं? क्या बॉडीगार्ड रचित से मजाक करना चाह रहा था? तुम्हें कुछ चीज समझ आती है या नहीं? ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने तुम्हें इसलिए कार से उतारा होगा ताकि तुम जाके डिनर प्रिपेयर करा सको? बहुत ही स्टूपिड हो तुम। रचित ने गुस्से में बॉडीगार्ड से कहा। उसका मन कर रहा था कि वो बॉडीगार्ड को गंदी गंदी गालियां दे,
लेकिन उसने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। चलो चलें। रजत ने कार चला रहे बॉडीगार्ड से कहा। कार चला रहे बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया और कहा, मिस्टर नागपाल, उसका बुरा मत मानना। हालांकि वो लड़का काफी स्टूपिड है, लेकिन वो मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। इसने एक मार्शल आर्ट स्कूल में ट्रेनर के तौर पर भी काम किया है। वो इतना पॉपुलर हो गया था कि मार्शल आर्ट स्कूल के मालिक को उससे जलन होने लगी थी। उसने मालिक को रिंग में लड़ने के लिए चुनौती दी। मालिक ने चुनौती एक्सेप्ट करके अपनी जिंदगी की आखिरी गलती कर दी, क्योंकि इसने रिंग में मालिक की हत्या कर दी थी। इतना कहने के बाद ड्राइवर को लगा उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया है। उसने तुरंत अपनी भूल को सुधारते हुए कहा, लेकिन आपके कंपैरिजन में तो खैर वो कुछ भी नहीं है। रजत ने एक वर्ड भी नहीं बोला। घर जाते समय वो चुपचाप बैठा रहा। 4 बड़ी फैमिलीज कठौता में फेमस थी। नागपाल फैमिली की हवेली पहाड़ों जितनी बड़ी हुआ करती थी और कठौता के एक हॉलिडे रिजॉर्ट में सिचुएटेड थी। वहां न केवल बहुत सी खूबसूरत जगहें थीं, बल्कि उन्हें देखने के लिए बहुत से लोग भी वहां घूमने आते थे। नागपाल हवेली में अंदर घुसते ही एक सफेद कपड़े पहने हुए आदमी ने रजत का सिर झुका के वेलकम किया। उसका नाम फूल सिंह था। रजत ने फूल सिंह को देख के सिर हिलाया और कहा, सुनो फूल सिंह, मैं आज कठौता में किसी से मिला। मुझे उससे डील करने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। फूल सिंह को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने रजत से पूछा, सर अभी भी ऐसे लोग बचे हैं दुनिया में जिनसे आप खुद डील नहीं कर सकते? भाई उसके पास अच्छी स्किल्स हैं। अरे रजत ने ध्रुव के साथ केवल एक बार लड़ाई की थी, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि ध्रुव आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल था। और तो और रजत को ऐसा भी लग रहा था कि ध्रुव को सोल्जर्स ने ट्रेन किया था। आप मुझे उसके मूव्स के बारे में बता सकते हैं? फूल सिंह का इंटरेस्ट अचानक बढ़ गया था। उसके मूव्स एक ट्रेन्ड सोल्जर की तरह हैं। रजत ने कुछ पल सोचने के बाद कहा। यह सुनते ही फूल सिंह का इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। सर मुझे लग रहा है कि हमें पता लगाना चाहिए कि मिलिट्री ने क्या रिसेंटली किसी सिविलियन को ट्रेन किया है। फूल सिंह अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा था। आज सुबह ही फूल सिंह ने इसके बारे में कुछ सुना था। उसने सुना कि मिलिट्री के एक इंसान को पकड़ के उससे पूछताछ की गई थी। हालांकि पूछताछ के दौरान जलज पर्सनली उसकी मदद करने गया था। फूल सिंह जलज को जानता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह का इंसान जलज को मदद करने के लिए इनवाइट करने का मादा रख सकता है। फूल सिंह को यह भी पता चला था कि किसी ने जलज की कार को टक्कर मार दी थी और इन सारी चीजों का लेना देना भी किसी ध्रुव नाम के लड़के से ही था। ठीक है, मैं इस लड़के के बारे में और भी इंफॉर्मेशन निकलवाता हूँ। रजत को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। फूल सिंह की टोन से ही वो बता सकता था कि इस लड़के से डील करना सचमुच कठिन होने वाला है। ध्रुव अभी भी ब्रिस्को एंटरप्राइज ऑफिस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ था। ध्रुव ने रजत से उस लड़की को बचाया, लेकिन किसी ने भी उसकी इस बात के लिए तारीफ नहीं की। तभी ध्रुव को ब्रिस्को एंटरप्राइज का मैनेजर लॉबी में दिखाई पड़ा। मैनेजर भी ध्रुव की तारीफ करने नहीं आया था। वो सीधे फ्रंट डेस्क पर गया और रिसेप्शनिस्ट के कान में कुछ फुसफुसाया। ध्रुव को ये तो पता नहीं था कि आखिर मैनेजर ने क्या कहा था, लेकिन मैनेजर की बात सुनते ही फ्रंट डेस्क पर मौजूद अकेली रिसेप्शनिस्ट की आंखें चौड़ी हो गई और उसका शरीर कांपने लगा। फिर उसने मैनेजर से कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए सर। मैनेजर ने रिसेप्शनिस्ट को घूर के देखा। क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता है? रिसेप्शनिस्ट ने कांपते हुए कहा। सर, क्या हमें सच में ऐसा करना पड़ेगा? मैनेजर ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने सीनियर को पहले ही बता दिया था, कंपनी की भलाई के लिए हमें ये करना होगा। मैनेजर मुड़ के वहां से चला गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक और मिनट के लिए फ्रंट डेस्क पर रुकना ठीक नहीं होगा। रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट उठाया और दरवाजे की ओर गई। ध्रुव अभी भी उस लड़की के पास बैठा हुआ था जिसे उसने रजत से बचाया था। रिसेप्शनिस्ट ने लड़की को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहा, अदिति मुझे माफ करना, ये मैनेजर का डिसीजन है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ 5 लाख रुपए का चेक भी रखा है, जिससे तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे। हम तुम्हारे रेजिग्नेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। जल्द ही तुम्हें तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर मिल जाएगा। ये कहने के बाद रिसेप्शनिस्ट तुरंत फ्रंट डेस्क पर वापस चली गई और ब्रिस्को बिल्डिंग का दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ तक कि लॉबी में लाइट्स भी बंद कर दी गई। कॉन्ट्रैक्ट देख के अदिति कांप उठी। उसे ब्रिस्को एंटरप्राइज की नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। सिविल सर्विसेज क्लियर करने की तुलना में ब्रिस्को एंटरप्राइज में नौकरी पाना ज्यादा डिफिकल्ट था। हालांकि वो ये भी जानती थी कि उसे अब नौकरी वापस नहीं मिलने वाली। कोई नागपाल फैमिली के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता था। ध्रुव और अदिति ने मिलके यही गलती कर दी थी। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? ध्रुव ने अदिति से पूछा। अदिति ने अपना सिर उठाया और ध्रुव की तरफ देखा।
थोड़ी देर बाद अदिति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम अस्पताल नहीं जा सकते। वो अच्छी तरह जानती थी कि रचित और उसके लोग उन्हें ढूंढने के लिए पक्का अस्पताल जाएंगे। ठीक है। ध्रुव ने अदिति से कहा, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर घर में बुला लूंगा। ब्रिस्को एंटरप्राइज से डील करना सच में आसान नहीं था, क्योंकि अदिति के पास अब कुछ काम नहीं था और वो ब्रिस्को एंटरप्राइज के एम्प्लॉय रही थी। ध्रुव चाहता था कि अदिति के एक्सपीरियंस का यूज करके वो ब्रिस्को एंटरप्राइज की सच्चाई को अनकवर करने की कोशिश करे। उसके मन में कुछ और भी सवाल थे। मालिनी जैसी दिखने वाली महिला अभी अंदर क्यों गई थी? क्या वो नौकरी ढूंढने के लिए वहां गई थी या उसे वहां कुछ और करना था? अदिति ने इस बार ध्रुव को मना नहीं किया, इसलिए ध्रुव ने एक टैक्सी बुला ली। मिस्टर, मैक्लिस्टर रिजॉर्ट चलना है। ध्रुव ने टैक्सी ड्राइवर से कहा। टैक्सी ड्राइवर ने सिर हिलाया और तुरंत मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स की तरफ चल दिया। अदिति कार में बैठ के हैरानी से खुद को देख रही थी। उसके एक्सप्रेशन से समझ आ रहा था कि वो खुद की हालत पर बहुत दुखी है। ध्रुव ने अदिति को घूर कर देखा। उसने ऑब्जर्व किया कि लड़की खूबसूरत है और काफी लंबी भी है। वो एक फ्लाइट अटेंडेंट बनने के सारे पैरामीटर्स को मीट कर रही है। उसे समझ आया कि सुंदर लड़कियों को हायर और ट्रेन करने में ब्रिस्को एंटरप्राइज का कोई मुकाबला नहीं है। तभी अचानक से उसे अनिका की याद आ गई। अनिका ब्रिस्को एंटरप्राइज में क्यों गई थी? जनरली अनिका केवल गिल फैमिली के वारिसों के साथ काम किया करती थी। क्या गिल फैमिली का कोई वारिस ब्रिस्को एंटरप्राइज में भी एक्टिव था? ध्रुव की स्टेयर अदिति को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रही थी। हालांकि ध्रुव उसे देख भी नहीं रहा था, उसका दिमाग कहीं और ही था। अदिति ने अपनी स्कर्ट से अपने लेग्स को ढकने की कोशिश की। तब ध्रुव को उसके डिस्कम्फर्ट के बारे में समझ आया। उसने अपनी नजरें अदिति से हटा ली। कुछ देर में वो मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स पहुंच गए। आभा ने बाहर आके अदिति को देखा तो वो हैरान रह गई। उसे इस बात का डर नहीं था कि ध्रुव किसी दूसरी लड़की को लाके अपने साथ रख लेगा। आभा को ध्रुव के कैरेक्टर पर पूरा भरोसा था। पहले उसे कुछ दवा लगाओ और फिर एक डॉक्टर को बुलाओ, ध्रुव ने आभा से कहा। आभा ने सिर हिलाया। अदिति के घावों को देख के उसने धीरे से कहा, डरो मत, हम यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। अदिति ने हाँ में सिर हिलाया। वो भी मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स के बारे में जानती थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव यहाँ का रहने वाला था। भले ही वो मैक्लिस्टर रिजॉर्ट्स में रहता था, लेकिन क्या वो नागपाल फैमिली का मुकाबला करने लायक था? जवाब था नहीं। आभा ने अदिति के बचे खुचे कपड़े उतार दिए और उसके शरीर को साफ करने में उसकी मदद की। फिर अदिति के लिए कुछ दवा लाने के लिए उसने ध्रुव को बाहर भेजा। जब अदिति ने ध्रुव को अंदर आते देखा तो तुरंत अपने शरीर को चादर से ढक लिया। उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड के साथ साथ गिल्ट भी था। वो जानती थी कि उसकी वजह से ध्रुव की जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने वाली थी। आज तुम ब्रिस्को एंटरप्राइज क्यों गए थे? अदिति एक रिसेप्शनिस्ट थी। अगर वो ध्रुव को नहीं जानती थी तो ये पक्का था कि ध्रुव ब्रिस्को एंटरप्राइज का एम्प्लॉय नहीं था। उसने फोन करके कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं लिया था। मैं किसी को ढूंढने गया था। वैसे मेरे अंदर जाने से पहले तुमने लाल कपड़े पहने हुई किसी औरत को देखा था? वो लगभग मेरी ही उम्र की थी। जब अदिति ने ये सुना तो वो चौंक गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ध्रुव से पूछा, क्या तुम लाली को जानते हो? लाली? ध्रुव के एक्सप्रेशन एकदम से सीरियस हो गए। अदिति के कहने का क्या मतलब था? अदिति ने ध्रुव के एक्सप्रेशन को नोटिस किया। वो हैरान होकर बोली, तुम उसे नहीं जानते? ध्रुव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम जिस लाली के बारे में बात कर रही हो वो कौन है। ध्रुव को याद आया कि जब उसने मालिनी को ब्रिस्को बिल्डिंग में जाते देखा था तो दरवाजे पर खड़े लोगों का मालिनी के प्रति एटीट्यूड कुछ अलग तरह का था। उसका नाम क्या है? ध्रुव ने सीरियसली पूछा। हालांकि जैसे ही अदिति को ये पता चला कि ध्रुव लाली को नहीं जानता है, उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए। उसने कहा, मुझे माफ करना, ब्रिस्को एंटरप्राइज के रूल्स की वजह से मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती। ध्रुव ने कहा, अब तुम ब्रिस्को एंटरप्राइज की एम्प्लॉय नहीं हो। अदिति ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ब्रिस्को एंटरप्राइज बहुत पावरफुल है। हाँ, ये बात सही है कि उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से उनकी गलती नहीं थी। और अगर तुम उसे जानते ही हो तो तुम खुद ही उसके बारे में पता लगा सकते हो। अदिति मालिनी जैसी लड़की की मेंटल स्टेट को अच्छे से समझ सकती थी। ब्रिस्को एंटरप्राइज में काम करने वाली लड़कियों को एक तरह के सोशल स्टिग्मा का सामना करना पड़ता था। बहुत से लोग ब्रिस्को एंटरप्राइज में काम करने वाले लोगों के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन ध्रुव जिस इंसान के बारे में जानना चाहता था वो पूरी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था।
एक और वजह भी थी जिसकी वजह से अदिति ध्रुव को लाली के बारे में नहीं बताना चाहती थी। लाली ने हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव किया था। अदिति को पता था कि अगर लाली ने रचित को वार्न नहीं किया होता तो रचित ने काफी पहले ही अदिति के साथ बदतमीजी कर दी होती। अदिति ने ध्रुव को बिना कुछ बताए उससे पूछा, लाली के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? अदिति क्यूरियोसिटी से ध्रुव की तरफ देख रही थी। ध्रुव को लग रहा था कि लाली और मालिनी एक ही इंसान है। ध्रुव ने एक पल के लिए सोचा। उसे पता नहीं था कि उसका मालिनी के साथ किस तरह का रिश्ता है। क्या उसे अदिति को बताना चाहिए कि उसकी और मालिनी की मुलाकात कोइंसिडेंटली हुई थी? वैसे ये बिल्कुल भी सच नहीं था। दरअसल मालिनी ने काफी समय से ध्रुव से कांटेक्ट ही नहीं किया था। वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है। ध्रुव के पास इस तरह के जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अदिति ने सिर हिलाया और ध्रुव से कहा, मैं तुम्हें खुद तो मालिनी के बारे में कुछ नहीं बता सकती, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसके शेड्यूल के बारे में हिंट जरूर दे सकती हूँ। जब वो काम पर जा रही होती है तब तुम उससे मिल सकते हो। हालांकि ये बात ध्यान रखना कि तुम ब्रिस्को में एंटर नहीं कर पाओगे। अदिति ने ब्रिस्को की फ्रंट डेस्क पर काफी टाइम तक काम किया था। उसने कई सारे बिग शॉट्स को ब्रिस्को में आते जाते देखा था। हालांकि उन सारे बिग शॉट्स को भी ब्रिस्को एंटरप्राइज में एंटर करने से पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। यही वजह थी कि रचित ने भी कभी ब्रिस्को एंटरप्राइज के अंदर गड़बड़ी पैदा करने की हिम्मत नहीं की थी। ठीक है। इसके बाद ध्रुव ने आभा को अदिति की इंजरीज को ट्रीट करने के लिए कहा, पर ध्रुव वहीं पर बैठा हुआ था, इसलिए आभा अदिति को बाथरूम में ले गई। थोड़ी देर बाद ध्रुव को बाथरूम के अंदर से हंसने की आवाजें आने लगी। कुछ देर बाद लॉन्ग लेग्स वाली दो खूबसूरत लड़कियां बाथरूम से बाहर आईं। उन दोनों ने बाथरोब लपेटे हुए थे। वो दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो, मेरे कपड़े तुम्हें टाइट भी नहीं होंगे। आभा ने अपने कपड़ों का एक सेट अदिति की तरफ फेंकते हुए कहा। फिर उसने अदिति को गौर से देखा और ऑब्जर्व किया कि उसकी ब्रेस्ट का साइज लगभग आभा के बराबर ही है। थैंक यू, अदिति ने आभा से कहा। ध्रुव ने बाहर जाने के बाद निहाल को फोन किया और कहा, मुझे ब्रिस्को एंटरप्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ब्रिस्को एंटरप्राइज? सर, आप इस कंपनी के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? निहाल ने ध्रुव से पूछा। मुझे उनकी बिल्डिंग के दरवाजे पर मुझे मालिनी जैसा लगने वाला इंसान दिखाई पड़ा था, इसलिए मैं क्यूरियस हूँ। हालांकि अब मैं खुद अंदर एंटर करके इंक्वायरी नहीं कर सकता। ये सुनकर निहाल ने खुशी से कहा, मुझे ब्रिस्को एंटरप्राइज के बारे में इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें पहले से ही काफी अच्छे से जानता हूँ। ब्रिस्को एंटरप्राइज कठौता की एक पुरानी कंपनी है और साथ ही वो गिल फैमिली के वारिस भी हैं। उस फैमिली का स्टेटस अभी आपसे ऊंचा है। ये सुनकर ध्रुव ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ब्रिस्को कोई नॉर्मल कंपनी नहीं है, क्योंकि निहाल रेयरली ही किसी कंपनी की खुल के तारीफ करता था। मेरे स्टेटस से ऊपर होने का क्या मतलब है? ध्रुव ने निहाल से पूछा। निहाल ने गला साफ करते हुए बोलना शुरू किया। फैमिली के वारिसों को सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट के लेवल्स पर डिवाइड किया हुआ है। वारिस के लेवल की वैल्यू इन्हीं फैक्टर्स के बेस पर चेक की जाती है। ब्रिस्को एंटरप्राइज को देख के ये साफ साफ कहा जा सकता है कि वो अब तक आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। निहाल ने फोन पर कहा। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ब्रिस्को एंटरप्राइज इतना पावरफुल था। अगर वो कठौता के गिल फैमिली के टॉप तक पहुंचे थे तो उनमें कुछ खास बात तो जरूर रही होगी। हालांकि मुझे अब तक ये पता नहीं चला है कि मालिनी का ब्रिस्को एंटरप्राइज के साथ क्या रिलेशन है। निहाल ने ध्रुव को बताया कि ब्रिस्को का अगम चैरिटी से कोई लेना देना नहीं था और ब्रिस्को एंटरप्राइज किसी तरह से अगम चैरिटी द्वारा रन किए जा रहे ऑर्फनेज में भी इन्वॉल्व नहीं था। इतना ही नहीं, ब्रिस्को एंटरप्राइज में लाली नाम का कोई भी इंसान नहीं था। ध्रुव को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। नागपाल फैमिली के बारे में क्या ख्याल है? ध्रुव ने निहाल से पूछा। नागपाल फैमिली? निहाल ने भौएं चढ़ाते हुए कहा। नागपाल फैमिली और ब्रिस्को एंटरप्राइज के बीच एक बड़ा झगड़ा चल रहा है। कुछ समय पहले जब गिल फैमिली ने अपना वारिस चुना था तो उन्होंने नागपाल की जगह ब्रिस्को को प्रेफरेंस दी थी। इसीलिए नागपाल फैमिली के मन में ब्रिस्को एंटरप्राइज के लिए हेट भर गई है। बेहतर होगा कि आप दोनों परिवारों के मामले से दूर रहें। आप आराम से बैठ के उन दोनों की लड़ाई एंजॉय कीजिए। निहाल ने इस बारे में पहले ही सोच रखा था। ध्रुव की पूरी पावर्स को मिला भी लिया जाए तो भी वो नागपाल फैमिली और ब्रिस्को के सामने कहीं नहीं ठहरता था। निहाल को पता था कि दोनों पार्टी एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने पर उतारू हैं। दोनों लड़ लड़ के वीक हो जाएंगे, फिर ध्रुव के लिए टॉप पर पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। ठीक है। ध्रुव निहाल की बात से अग्री कर रहा था।
अच्छा, कम से कम इतना तो कर ही दो कि ब्रिस्को एंटरप्राइज में लाली नाम के इंसान के बारे में पता लगा के मेरी मदद कर दो। निहाल को इतना कह के ध्रुव अपने कमरे में लौट आया। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो दोनों लड़कियों को देखकर हैरान रह गया। अदिति ने आभा के कपड़े पहने हुए थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अदिति को इतना करीब से देख के ध्रुव को अंदाजा हो रहा था कि ब्रिस्को एंटरप्राइज में कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव लड़कियां काम करती थी। तभी आभा ने अदिति के कंधे पर हाथ रख के कहा, अदिति, वैसे तो डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें कोई मेजर इंजरी नहीं हुई है। इस बात के लिए तुम्हें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में केयरफुल रहना। रचित जैसे किसी घटिया इंसान से तुम्हारा पाला ना पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी लड़कियों के पास इस सोसाइटी में ज्यादा पावर्स नहीं है। आभा ने अदिति से कहा। ध्रुव ने अदिति से पूछा। बाहर आ रही कार्स की एंडलेस स्ट्रीम को देखकर ध्रुव थोड़ा चौंक गया था। मैकलिस्टर क्लब के पास बहुत सारी लग्जरी कार्स थी। हालांकि काम के बाद ब्रिस्को ऑफिस बिल्डिंग से इतनी सारी लग्जरी कार्स को बाहर आते देखना ध्रुव के लिए एक हैरान कर देने वाला सीन था। वो हमेशा से यही काम करती रही है। ब्रिस्को एंटरप्राइज के पास कई बिल्डिंग्स हैं। अदिति ने आसपास की बिल्डिंग्स की तरफ इशारा किया और कहा, तुम आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स देख सकते हो वो सभी ब्रिस्को एंटरप्राइज की है। हालांकि हर बिल्डिंग का ओनर अलग अलग है। तुम आज जिस बिल्डिंग के अंदर गए थे उसकी ओनर लाली है। लाली बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने विदेश गई थी। हालांकि जब वो विदेश में पढ़ाई भी कर रही थी तब भी वो बिजनेस को लीड कर रही थी। वापस आने के बाद तो उसने पूरा ही कंट्रोल कर लिया है। ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा और उसने पूछा, वो कब से लीड कर रही है? अदिति ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो यहाँ पर केवल 2 साल काम किया है, लेकिन कई बार मैंने कंपनी के सीनियर्स से सुना है कि वो 12 साल की उम्र से कंपनी को लीड कर रही है। अदिति की बात सुन के ध्रुव चौंक गया। 12 साल की उम्र? इतनी जल्दी? जब मालिनी 12 साल की थी तब तो उसे अनाथालय में होना चाहिए था। क्या लाली और मालिनी एक ही इंसान नहीं थे? ध्रुव को डाउट होने लगा था। वो विदेश से कब वापस आई थी? जब तक ध्रुव ने ये सवाल पूछा तब तक अदिति के पास जवाब देने का समय नहीं बचा था। उसने अपने सामने वाली कार को देखकर कहा, वो सामने जो बेंटले कार दिख रही है ना, वही मिस की कार है। मिस वापस जाने के लिए बेडेल रोड का यूज करती है। आज भी वो ऐसा ही करेगी। अदिति ने मुड़ के ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने एक बेंटली को गराज से बाहर आते देखा। कार की लाइसेंस प्लेट बहुत ही अट्रैक्टिव थी। आखिर ये HL 520 मॉडल जो था, यही कार है। अदिति ने अपनी बात दोहराई। यह सुनने के बाद ध्रुव ने ब्रेक मारा और बेंटले के पीछे जाने लगा। हालांकि कुछ देर बेडल रोड पर चलने के बाद बेंटले अचानक से रुक गई। ध्रुव भी रुक गया। कार से बाहर निकलते ही उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। कार से उतरी महिला ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी। वो अपने सामने खड़े एक आदमी को बहुत जोर से गले लगा रही थी। आखिर कौन था वो आदमी? ध्रुव ने अपनी नजरें उस औरत पर जमा दी। हालांकि वो एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो औरत वो नहीं है जिसे ध्रुव ढूंढ रहा था। हालांकि वो देखने में काफी हद तक सेम थे, लेकिन उस औरत की बॉडी लैंग्वेज मालिनी के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी। ध्रुव ने पीछे मुड़कर अदिति की तरफ देखा, जो कि घबराई हुई लग रही थी। जाहिर है उसने भी ये पहचान लिया था कि वो औरत लाली नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अदिति ने डर से कांपते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव अदिति के डर की वजह जानता था। ध्रुव ध्यान से औरत की हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। कार से बाहर निकलने के बाद वो औरत उस आदमी के पास गई, उसे किस किया और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर नागपाल, वो मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया है। एक तो ये दुनिया इनोसेंट लोगों से भरी हुई है। लोग अपने सामने बिछाए गए ट्रैप को समझ ही नहीं पाते हैं। औरत ने जिस आदमी को किस किया था वो कोई और नहीं बल्कि रचित नागपाल था। औरत ध्रुव को बेवकूफ बना के बहुत खुश हो रही थी। रचित ने मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। वो ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगा। देखते ही देखते आसपास की झाड़ियों से निकलकर काफी लोग बाहर आ गए। रचित ने अपने हाथ फैलाए और एक ईविल स्माइल के साथ कहा, अब तुम क्या कर पाओगे ध्रुव? जब ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि 100 से ज्यादा लोगों ने उसे घेर रखा है। उनकी आंखों में मौत की हवस थी। ये बात तो पक्की थी कि ये कठौता के नॉर्मल सिटीजन्स नहीं थे। उनके हाथों में या तो चाकू था या फिर मेटल की एक रॉड थी। ध्रुव, भागो! अदिति ने चीखते हुए कहा। उसे नहीं लगा था कि सिचुएशन इतनी जल्दी बदल जाएगी। वो जानती थी कि रचित के साथ पंगा लेना जिंदगी की आखिरी भूल साबित हो सकती थी। अदिति अपनी आंखों के सामने इस कहावत को सच होता हुआ देख रही थी।
जब रचित ने देखा कि ध्रुव उससे डर के भाग नहीं रहा है, तब उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी कमजोर पड़ने लगी। वो ध्रुव से बोला, ध्रुव, मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा था। तुम्हारे अंदर सच में बहुत करेज है। बस प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम्हें मेरे जैसा कॉम्पिटिटर मिल गया है। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। मुझे पता चला है कि तुम एक बहुत गुस्सैल इंसान हो, साथ ही तुम गिल फैमिली के वारिस भी तो हो। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि मुझे कभी नहीं लगा था कि गिल फैमिली का तुम्हारे जैसा कोई वारिस होगा। रचित ध्रुव का बैकग्राउंड देख के और भी ज्यादा सतर्क हो गया था। अगर ध्रुव एक आउटसाइडर होने के बावजूद गिल फैमिली के स्ट्रक्चर में एंट्री मार सकता है, तो फिर वो नागपाल फैमिली के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकता? रचित ध्रुव को जरा सा भी मौका नहीं देना चाहता था। वो फूल के खिलने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। रचित ने आसपास हथियार लेके खड़े लोगों को एड्रेस करते हुए कहा, चलो दोस्तों, इसे सबक सिखाओ। मिस्टर गिल को बताओ कि कठौता के अंदर नागपाल फैमिली से पंगा लेना कितना डेंजरस साबित हो सकता है। रचित के अपनी बात खत्म करने के बाद हथियार बंद लोग भूखे भेड़ियों की तरह ध्रुव की तरफ दौड़ पड़े। सबकी आंखों में मौत नाच रही थी। ध्रुव लड़ना जानता था, लेकिन वो इतने सारे लोगों के साथ एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता था। ध्रुव की हालत देख के रचित हंसने लगा। ध्रुव, तुमने सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए मुझसे पंगा ले लिया। वो सिर्फ एक रिसेप्शनिस्ट है। अब तुम उसी रिसेप्शनिस्ट के साथ रिलेशंस बनाने की भी गलती कर रहे हो। तुम्हें आज समझ आएगा कि एक रिसेप्शनिस्ट को बचाना कितना डेंजरस साबित हो सकता है। ये बात साफ थी कि रचित पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने अदिति को घूर कर देखा। अदिति बुरी तरह से घबरा गई। वो जानती थी कि अगर वो रचित के हाथों पड़ गई तो उसके साथ क्या होगा। ध्रुव, जल्दी से चले जाओ। अदिति ने ध्रुव को धक्का देते हुए कहा, कार में बैठो। ध्रुव ने अदिति को अंदर बैठने का इशारा किया। घबराहट में अदिति केवल ध्रुव की बात सुन सकती थी, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कार में बैठ पाए, रचित का आदमी वहां पर आ गया। उस आदमी ने अदिति के पास आके उसे कार से बाहर खींचने की कोशिश की। वो आदमी इतना अग्रेसिव और वायलेंट था कि अदिति को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। भाग यहाँ से। ध्रुव ने उस आदमी के चेहरे पर एक जोर की लात मारी। आदमी दूर जाके गिरा। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि रचित इतनी जल्दी इतना अच्छा प्लान बनाकर उस पर अटैक करेगा। रचित भी लंबे समय से लाली और उसकी कार को ऑब्जर्व कर रहा था, इसलिए वो लाली की आदतों को समझ गया था। आज उसने लाली की कार में लाली ही जैसी दिखने वाली औरत को बैठाकर ध्रुव को धोखा दे दिया था। और इस वक्त अगर ध्रुव ने रचित और उसके आदमियों को ठीक से हैंडल नहीं किया तो ध्रुव का दी एंड होना पक्का था। रचित ध्रुव को यहाँ से जिंदा जाने देने वाला नहीं था। उसे ध्रुव के हाथों हुआ अपना ह्यूमिलिएशन अच्छे से याद था। जैसे ही ध्रुव ने अपने सामने मौजूद आदमी को लात मारी, उसके पीछे से एक और शख्स आ गया। उस आदमी ने अदिति के बाल पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। इस बार ध्रुव ने उस आदमी को लात मारने की हिम्मत नहीं की। अगर उसने उस आदमी को लात मार दी होती तो अदिति को भी चोट लग सकती थी। ध्रुव को भरोसा नहीं हो रहा था कि लोग एक लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं। आओ तुम्हें चांद पर ले जाएं। आओ। रचित ने अदिति को पकड़ लिया था। ध्रुव रचित के आदमियों से लड़ने में बिजी था। इसका फायदा उठा के रचित ने अदिति को कंट्रोल कर लिया था। ध्रुव ने खुद को शांत किया और रचित से कहा, उसे जाने दो। उसे जाने दो? क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ किसी को भीख देने आया हूँ? रचित के चेहरे पर एक ईविल स्माइल तैर रही थी। अदिति को जाने देने के बजाय उसने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसने उसके कपड़े फिर से फाड़ दिए। अदिति ने जो भी कपड़े पहन रखे थे वो सब फट चुके थे। वो रो भी रही थी और स्ट्रगल भी कर रही थी। हालांकि इससे रचित और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ऐसा करने के बाद उसने ध्रुव की तरफ देखा। तुम्हारे अंदर जितनी ज्यादा उसे प्रोटेक्ट करने की इच्छा है, मैं उसे उतना ही ज्यादा तड़पाना चाहता हूँ। खैर चिंता मत करना, मरने से पहले तुम उसकी पूरी बॉडी का दीदार कर चुके होगे। इतना कहने के बाद रचित ने अदिति का चेहरा ऊपर उठाया और कहा, डरो मत, यहीं खड़े रह के ध्रुव की हालत देखो। तुम जिंदा रह सकती थी, लेकिन ध्रुव की हरकतों की वजह से अब तुम्हें भी मरना होगा। अदिति का शरीर जोर से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसे ले जाओ। रचित ने पलटकर अदिति को अपनी कार की तरफ धक्का दे दिया। अदिति इतनी डरी हुई थी कि वो ठीक से रो भी नहीं पा रही थी। किलहर। रचित ने एक सिगार जलाते हुए अपने आदमियों को ऑर्डर दिया। उसने कश खींचकर सिगार जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उसने बोलना बंद किया, उसके लोग ध्रुव के पास पहुंच गए। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव के अंदर अचानक से ताकत आ गई हो।
और उसने अपने सामने खड़े लोगों को रोकने की पूरी कोशिश की। हालांकि वो उन्हें अकेले नहीं रोक सका। उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और वो बहुत ताकतवर भी थे। दर्जनों लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े, मानो वो ध्रुव को मार ही डालना चाहते हों। 1 मिनट रुको। रचित के लोगों का ग्रुप ध्रुव की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक ध्रुव के पीछे से एक आवाज आई। आवाज बहुत जानी पहचानी थी। आवाज मिस्टर जोश की थी। लेकिन ध्रुव को ये उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर जोश के आने के बाद भी रचित के लोग रुकेंगे नहीं। मिस्टर जोश की पावर काम नहीं कर रही थी। रचित, मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था। मिस्टर जोश एक बार फिर रचित पर चिल्लाए। हालांकि रचित पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो पूरी तरह से वहशी बन चुका था। उसके अंदर इंसानियत की एक बूंद भी नहीं बची थी। वो जिन लोगों को अपने साथ लेकर आया था, उनको उसने साफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटने वाले थे। वो पहले ध्रुव के हाथ पैर तोड़ डालना चाहता था। वो ध्रुव को तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। मिस्टर जोश को देखकर रचित एक पल के लिए तो ठिठका। वो जानता था कि मिस्टर जोश आमतौर पर काफी लो प्रोफाइल रहा करते थे। अगर वो खुद किसी को बचाने आए हैं तो इसका मतलब था कि मामला सीरियस है। हालांकि रचित ये देख के भी पीछे हटने वाला नहीं था। इस समय कठौता की साउथ फील्ड स्ट्रीट के अंडरग्राउंड नेटवर्क का लीडर मिस्टर जोश अपने से आधी उम्र के लड़के रचित को रोकने में असफल हो रहे थे। इसके अलावा ये साफ था कि रचित और मिस्टर जोश एक दूसरे को जानते थे। आपने मुझे कुछ कहा क्या? रुकने के बजाय रचित ने अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े हुए मिस्टर जोश की तरफ देखा। मिस्टर जोश का पावरफुल मेथड अचानक गायब हो गया। उन्होंने एक पल के लिए तो रचित की बात पर कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। मिस्टर नागपाल। मिस्टर जोश ने अपनी टोन चेंज कर ली और उनके पास ये कहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हम इस मामले को भूल नहीं सकते क्या? अगर कोई गलतफहमी है तो मैं सुलझा लूंगा। मिस्टर जोश नहीं जानते थे कि रचित ध्रुव का दुश्मन है। ध्रुव मिस्टर जोश से कुछ दूरी पर खड़ा था। ये देखकर वो भी हैरान रह गया। मिस्टर जोश असल में किसी के सामने झुक के दया की भीख मांग रहे थे। रचित मिस्टर जोश को इस हालत में देख के थोड़ा सा पिघल गया। आप ये मैटर सॉल्व कर सकते हैं? उसने पहले मिस्टर जोश को देखा और फिर ध्रुव की तरफ देखा। रचित ने सिर हिला के अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। फिर वो बोला, आप ध्रुव को जानते हैं? हाँ। ध्रुव ने मिस्टर जोश को इतना डरते हुए पहले कभी नहीं देखा था। क्या वो आपका करीबी भी है? रचित को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली के एक लड़के ध्रुव का कठौता के गैंगस्टर से इतना मजबूत संबंध होगा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ध्रुव मिस्टर जोश को भी जानता है। मिस्टर जोश ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने बस सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं और मिस्टर गिल काफी करीब हैं। हमने पास्ट में कई बार एक दूसरे की मदद की है और हम फ्यूचर में भी जरूर एक दूसरे के काम आएंगे। ये कहते ही मिस्टर जोश ने एक सिगार निकाला और रचित को दे दिया। मिस्टर नागपाल, हम सभी अंडरवर्ल्ड से हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। रचित ने मिस्टर जोश से लाइटर निकाल के जलाने के लिए कहा। मिस्टर जोश ने तुरंत लाइटर जला के रचित की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन रचित ने अपना सिगार लाइटर से जलाया ही नहीं। कुछ देर में आग बुझ गई। मिस्टर जोश रचित की हरकत से बहुत गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उन्होंने गुस्से का घूंट पीते हुए एक बार फिर से लाइटर जला दिया। इस बार रचित अपना सिगार लाइटर के पास लेकर आया, लेकिन वो सिगार को बिना जलाए ही पीछे हट गया। मिस्टर नागपाल, आप ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? अरे मैं सोच रहा हूँ कि सिगार जलाऊं या नहीं। स्मोकिंग करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है ना। रचित ने मुस्कुराते हुए मिस्टर जोश से कहा। मिस्टर नागपाल, एक सिगार दोस्ती के नाम पर पी लीजिए। मिस्टर जोश ने फिर से लाइटर जला दिया। रचित सिर हिलाते हुए लाइटर के पास आया, लेकिन लाइटर से सिगार जलाने के बजाय उसने एक जोरदार थप्पड़ मारकर मिस्टर जोश के गाल गर्म कर दिए। मिस्टर जोश के हाथ से लाइटर छिटक के दूर जाकर गिरा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सलाह देने की? मिस्टर जोश हैरानी से रचित को देख रहा था। यहाँ तक कि ध्रुव जो रचित के बगल में खड़ा था हैरान रह गया। ये क्या बदतमीजी है? क्या ध्रुव ने अभी जो देखा वो सच था? क्या रचित ने सचमुच मिस्टर जोश को थप्पड़ मार दिया था? आज से पहले कभी किसी ने मिस्टर जोश की पिटाई नहीं की थी। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर जोश के एक्सप्रेशन ज्यादा चेंज नहीं हुए थे। मिस्टर जोश ने असल में रचित का विरोध नहीं किया। एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल विपरीत थप्पड़ खाने के बाद भी मिस्टर जोश बहुत शांत दिख रहे थे। उन्होंने रचित की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक भी बूंद गुस्सा नहीं था। नहीं, मुझे आपको सलाह देने का हक नहीं है। मिस्टर जोश ने न केवल ये कहा
बल्कि अपना सिर भी नीचे कर लिया। उस पल ध्रुव को ऐसा लगा जैसे किसी ने राजा की रचित की कार के पास पहुंच चुकी थी। वो भी मिस्टर जोश के सबमिसिव बिहेवियर से बहुत हैरान थी। उसने मिस्टर जोश के बारे में पहले से सुना हुआ था और वो जानती थी कि वो कठौता के अंडरग्राउंड वर्ल्ड में एक बड़ा नाम था। वो आदमी रचित के सामने इतना कमजोर कैसे हो सकता है? नागपाल फैमिली की पावर शायद उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा थी। अगर मिस्टर जोश चले गए तो रचित ध्रुव को नुकसान पहुंचाए बिना छोड़ेगा नहीं। फिलहाल मिस्टर जोश कठौता में एक लौते इंसान थे जो ध्रुव को संकट से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। रचित जोर से हंसा। उसने मिस्टर जोश को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसकी नजर में मिस्टर जोश उससे बातचीत करने के लायक भी नहीं था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना रचित ने सपने में भी नहीं की थी। रचित मुड़ के ध्रुव की तरफ जाने वाला था। रचित को लगा कि मिस्टर जोश वहां से जा रहे हैं। मिस्टर जोश वहां से कुछ दूर खड़ी अपनी कार तक गए। उन्होंने कार के अंदर से एक स्टील पाइप निकाला। स्टील पाइप लेके मिस्टर जोश बहुत तेजी से रचित की तरफ दौड़े। रचित को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे यकीन हो गया था कि मिस्टर जोश उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि जिस पल मिस्टर जोश ने अपनी चाल चली, वो पल रचित के लिए बहुत ही डरावना साबित हुआ। मिस्टर जोश भागते हुए रचित के पास आ गए थे। वो स्टील पाइप उसके सिर पर मारने ही वाले थे कि तभी रचित ने भी काफी तेजी से अपने हाथ से पाइप को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। पाइप जोर से आके रचित के सिर पर लगा। जैसे ही पाइप रचित के सिर पर लगा, उसके बगल वाले आदमी ने मिस्टर जोश के हाथ से पाइप छीन लिया और उसे डांटते हुए कहा, बस करो, ये तुम क्या कर रहे हो? फिर उस आदमी ने मिस्टर जोश की तरफ एक मुक्का चलाया। मिस्टर जोश भी इजी टारगेट नहीं थे। हालांकि अब वो थोड़े मोटे हो गए थे, फिर भी वो बहुत फुर्तीले थे। वो आदमी का मुक्का रोकने में कामयाब हो गए। दोनों इंसानों की मुट्ठियां आपस में टकरा गई, जिससे वहां पर मौजूद हर इंसान बेहद हैरान हो गया। मिस्टर जोश बहुत पावरफुल थे। ध्रुव दूर से ही मिस्टर जोश की पावर को फील कर सकता था। उसके पास पावर भी थी और स्पीड भी, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन उसे और भी खतरनाक बना रहे थे। अचानक मिस्टर जोश के पीछे बहुत से लोग आ गए थे। ये रचित के गुंडे नहीं लग रहे थे। मिस्टर जोश ने केवल एक सेंटेंस कहा, ध्रुव को बचाओ, जाओ। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, मिस्टर जोश के पीछे खड़े सभी लोग ऐसे आगे बढ़ गए जैसे कि उन्हें अब अपनी जान की परवाह नहीं है। वो लोग ध्रुव को लेकर एक नदी में कूद गए। तैरते तैरते वो लोग ध्रुव को रचित और उसके आदमियों से बहुत दूर ले गए। दूसरी ओर मिस्टर जोश ने स्टील पाइप रचित के सिर पर मार के उसे खून से सराबोर कर दिया था। रचित ने पीछे मुड़कर ध्रुव की तरफ देखा। गुस्से से उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उन्हीं आंखों से वो मिस्टर जोश को घूरे जा रहा था। वो उसे मारना चाहता था। वो उसे मरते हुए देखना चाहता था। वो ध्रुव को दिखाना चाहता था कि असली डिसअपॉइंटमेंट क्या होती है। उसे मार दो, रचित गुर्राते हुए बोला। रचित की चीख सुन के मानो मिस्टर जोश नींद से जाग गए। उन्होंने ये क्या कर दिया था? उन्होंने स्टील पाइप से नागपाल फैमिली के एक मेंबर का सिर फोड़ दिया था। उन्हें अच्छे से पता था कि नागपाल फैमिली के खिलाफ अग्रेशन दिखाने का अंजाम क्या हो सकता था। रचित को पाइप से मारकर उसने खुद को दूसरी साइड में खड़ा कर लिया था। क्या ये एक स्मार्ट चॉइस थी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मिस्टर जोश को कोई पछतावा नहीं था। जब मिस्टर जोश ने देखा कि ध्रुव चला गया है, तो उसने अपने पीछे के लोगों से कहा, जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको। हालांकि मिस्टर जोश के आदमी जानते थे कि उनका नागपाल फैमिली से कोई मुकाबला नहीं है, फिर भी वो डर नहीं रहे थे। इस तरह की फ्रेंडशिप और लॉयल्टी केवल अंडरवर्ल्ड में ही मिल सकती थी। उनके लिए उनकी जिंदगी उनके दोस्तों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। मिस्टर जोश के ज्यादातर लोग ध्रुव के साथ ही भाग गए थे और उनमें से केवल कुछ ही पकड़े गए। जब रचित ने देखा कि मिस्टर जोश भाग गए हैं, तो उसने भी उनका पीछा नहीं किया। हालांकि उसके सिर से बहुत खून बह रहा था, फिर भी वो शांत था। वो जानता था कि ध्रुव और मिस्टर जोश उसके हाथों से बचने वाले नहीं थे। उसे अपनी नागपाल फैमिली की पावर और इन्फ्लुएंस पर पूरा भरोसा था। मिस्टर नागपाल। जब रचित के बगल वाले बॉडीगार्ड ने देखा कि रचित घायल हो गया है, तो वो डर के मारे उसके पास गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि कहना क्या है। रचित ने पलटकर उससे बस इतना ही कहा, भाड़ में जाओ। फिर रचित के दूसरे लोग बॉडीगार्ड को लेकर नदी के किनारे चले गए। कार में बैठी हुई अदिति पूरी तरह से हैरान रह गई। उसने कार के अंदर बैठे बैठे पूरा नजारा देख लिया था। उसे सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। नागपाल फैमिली ने इस तरह से अपने अफेयर्स को मैनेज कर रखा था
कि अंडरवर्ल्ड के लीडर्स को भी उनसे सावधान रहना पड़ता था। तुमने उसे देखा? ध्रुव भाग गया, वो कायर है। रचित जोर से हंसा। भले ध्रुव उसे हरा पाए या ना हरा पाए, इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। ध्रुव अभी भी भगौड़ा था। रचित आगे बढ़ा। उसने अदिति की ठुड्डी उठाई और एक ईविल स्माइल के साथ कहा, जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि आखिर दर्द होता क्या है। इतना कहने के बाद वो आगे बढ़ा और उसने अदिति के शरीर को छुआ। अदिति का शरीर डर से कांप रहा था और वो बहुत जोर से रो रही थी। हालांकि वो रचित का हाथ खुद से दूर नहीं कर सकी। रचित का हाथ उसके शरीर के ऊपर घूम रहा था और अदिति को छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके बाद उसने अपने दूसरे हाथ से अपना फोन निकाला और लोगों के ग्रुप को कॉल किया। उसने उन लोगों को फोन पर बताया कि ब्रिस्को एंटरप्राइज की एक खूबसूरत लड़की उनका इंतजार कर रही है। उसने उन लोगों को एक जगह का एड्रेस दिया। उसने कहा कि अगर वो रात को उस जगह पर आ जाएंगे तो उन्हें ब्रिस्को एंटरप्राइज की खूबसूरत लड़की के साथ मौज मस्ती करने को मिलेगी। रचित ने कम से कम 100 लोगों से कांटेक्ट किया था। रचित ने हंसते हुए अदिति से कहा, ये तुम्हारे लिए भी एक स्पेशल अचीवमेंट होगा। अदिति की आंखों में एक आंसुओं की धार फूट पड़ी, लेकिन रचित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपने बगल में खड़े हुए लोगों से कहा, मिस्टर जोश को बता देना कि जो लोग नागपाल फैमिली के खिलाफ खड़े होते हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। उसके बगल वाले इंसान ने सिर हिलाया और पूछा, ध्रुव का कुछ नहीं करना है? रचित आदमी की बात सुन के मुस्कुरा दिया। देखते हैं कि वो कितना भागेगा। भाग के कभी तो थकेगा। उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि लाली और ब्रिस्को एंटरप्राइज को भी झुकना होगा। रचित पागलों की तरह हंसे जा रहा था। दूसरी ओर मिस्टर जोश ने तुरंत अपने आदमियों को कुछ समय के लिए छिपने को कहा। हालांकि उसके कुछ आदमियों को रचित ने ऑलरेडी पकड़ लिया था, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। मिस्टर जोश नहीं चाहते थे कि उनके और आदमियों का नुकसान हो। हालांकि उनके आदमियों को मिस्टर जोश से इस तरह के ऑर्डर्स लेने की आदत नहीं थी। ये पहली बार हुआ था जब मिस्टर जोश उन्हें छुप के रहने का ऑर्डर दे रहे थे। आज से पहले मिस्टर जोश के ऑर्डर्स काफी अग्रेसिव हुआ करते थे। मिस्टर जोश की हालत देख के उनके कुछ आदमी डिसअपॉइंटेड हो गए थे। उनमें से एक ने मिस्टर जोश से कहा, बॉस, क्या ध्रुव की इस तरह मदद करना मुश्किल है? मिस्टर जोश के एक्सप्रेशन से डर साफ झलक रहा था। वो अपने आदमियों की दया भरी आंखों को देख के खुद को एम्बैरेस्ड महसूस कर रहे थे। मिस्टर जोश को कुछ नहीं पता था। उन्हें बस इतना पता था कि नागपाल फैमिली के शैतान के सामने वो अपने आदमियों को खुला छोड़ नहीं सकता था। चलो यहाँ से चलते हैं। मिस्टर जोश के लोग तभी रुके जब वो नदी की दूसरी तरफ एक सेफ जगह पर पहुंच गए। दूसरी ओर ही नदी की दूसरी तरफ का था। तभी उसका फोन बजा। कॉल करने वाला इंसान था जसविंदर। बॉस, मैंने सुना कि आप खतरे में हैं। जसविंदर ने ध्रुव से पूछा। ध्रुव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो सिर हिला के बोला, हाँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ। तेजा और बाकी लोगों को लेके आओ। जसविंदर का इंटरेस्ट बढ़ गया और उसने कहा, सर, तेजा और बाकी लोग मेरे साथ हैं। मैं फिलहाल मिलिट्री जोन से बाहर हूँ। मैं तुरंत उन लोगों को लेके आपके पास आता हूँ। आप कहाँ हो? कठौता के साउथ फील्ड स्ट्रीट में मैं बेडल नदी के पास हूँ, जो ब्रिस्को एंटरप्राइज से 5 किलोमीटर दूर है। ध्रुव ने जसविंदर को तुरंत पता बताया। जब तेजा ने उस जगह के बारे में सुना तो उसने सोचा कि नदी का किनारा किसी को मारने के लिए एक अच्छी जगह है। जल्द ही तेजा और अन्य बेवल रिवर साइड पहुंचे। कहाँ है वो? ध्रुव की हालत देख के तेजा को गुस्सा आ गया था। वो चला गया। ध्रुव ने तेजा को बताया। फिर उसने तेजा से पूछा, क्या तुम रजत को जानते हो? तेजा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वो नागपाल फैमिली से है। उसके पिता ने बहुत सारे टैलेंटेड सोल्जर्स को ट्रेन किया है, इसीलिए उसकी फैमिली में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। नागपाल फैमिली से निपटना वैसे तो आसान नहीं है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि रचित से भी नहीं निपटा जा सकता। हम पहले भी एक दूसरे से लड़ चुके हैं। नागपाल फैमिली के लोगों की स्किल सच में बहुत अच्छी है। जसविंदर की दिलचस्पी एक बार फिर जाग उठी। क्या नागपाल फैमिली में कोई एक्सपर्ट था? वो सच में जानना चाहता था कि कंट्री में एक्सपर्ट्स का लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। वो अब लड़ाई एक्सपर्ट से ही करना चाहता था। नॉर्मल फाइटर्स के साथ उसे अब मजा ही नहीं आता था। रचित आमतौर पर एंटारेस क्लब नाम की जगह पर जाना पसंद करता है। ये नागपाल फैमिली का अपना एरिया है, जहाँ कोई भी रचित के साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता है। वैसे अगर हम वहां जाते हैं तो ये एक रिस्की काम होगा, लेकिन जितना बड़ा रिस्क होता है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड भी तो होता है।
नागपाल फैमिली कभी भी ये नहीं सोचेगी कि कोई एंटारेस क्लब में घुसकर उन पर अटैक कर सकता है। ध्रुव सर, आप चाहो तो हम ये रिस्क लेके देख सकते हैं। तेजा ने ध्रुव को बताया। वहाँ मौजूद सभी लोग ध्रुव के फैसले का वेट करने लगे। ध्रुव ने एक एक करके जसविंदर, तेजा और पिंटू की तरफ देखा। उन तीनों की आंखों में कोई डर नहीं था। तेजा ने अचानक कहा, मिस्टर जॉश अब हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। ध्रुव ने सिर हिलाते हुए कहा, तो हम अपनी मदद खुद करेंगे। चलो रजत को ढूंढने चलते हैं। मिस्टर जोश की टीम में कम से कम कई हजार लोग हुआ करते थे। कठौता के किसी भी इंसान की नजर में ये लोग पूरी तरह से क्रूअल इंसान के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन अब मिस्टर जोश की टीम छोटी होनी शुरू हो गई थी। उसने अपने बहुत से आदमी खो दिए थे। नागपाल फैमिली की पावर ने अपना काम कर दिया था। मिस्टर जोश का इन्फ्लुएंस एक बहुत ही छोटे से एरिया तक सिमट कर रह गया था। रजत सच में बहुत पावरफुल है। तेजा ने हैरान होकर ध्रुव से कहा। तेजा एंटारस क्लब को बहुत अच्छे से जानता था। कई दशक पहले एंटारस क्लब नहीं बल्कि एक नाइट क्लब हुआ करता था। इस क्लब का बिजनेस मॉडल अनयूजुअल था। ये खुले में पोर्नोग्राफी सर्व किया करते थे। हालांकि हर बार जब कोई पोर्नोग्राफी के खिलाफ एक्शन होता तो एंटारस क्लब इन्वेस्टिगेशन से बचने में कामयाब हो जाता था। एंटारस क्लब कानून की पहुंच से बहुत दूर रहा करता था और इसलिए ये रचित और नागपाल फैमिली की पसंदीदा जगह थी। तेजा ने अपने मोबाइल फोन की तरफ देखकर कहा, मुझे यकीन है कि रजत एंटारस क्लब गया है। उसके दोस्त ने उसे एक मैसेज भेजा था। जब तेजा कठौता में था तो वहाँ उसके नीचे बहुत सारे लोग थे, इसलिए वो दुनिया के इस हिस्से को किसी से भी बेहतर जानता था। तेजा ने ध्रुव से कहा, मैंने किसी से उसका पीछा करने और उसके पर्सनल कमरे का नंबर लेने के लिए कहा है। उस क्लब में ज्यादा पर्सनल कमरे नहीं है, इसलिए हमारे लिए उन्हें ढूंढना बहुत आसान है। ध्रुव के अंदर किसी को मार डालने की इच्छा बहुत स्ट्रांग होती जा रही थी। अगर मरने वाला इंसान रचित हो तो फिर कहने क्या। एंटारस क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने एक पर्सनल कमरे में रचित आदिति को उसके बालों से पकड़कर कमरे के अंदर घसीट रहा था। आदिति चीख रही थी, लेकिन रचित उसकी चीखों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। रचित ने आदिति के बालों को और ज्यादा जोर से खींचते हुए कहा, तुम जितना जोर से चिल्लाओगी मैं तुम्हें उतना ही दर्द दूंगा। आदिति कांप उठी। अब उसकी कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। रचित को ऐसा नहीं लगा कि ये काफी था। उसने आदिति को ऊपर खींच लिया और पूछा, क्या तुम जीना चाहती हो? आदिति अब बुचा के सामने उस बकरी की तरह थी। वो जानती थी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये रचित को तय करना था कि उसे जिंदा रहना है या नहीं। हालांकि उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, हाँ। रचित उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगा। तुम जिंदा रहोगी या नहीं ये तुम्हारी बॉडी की पोजीशन पर डिपेंड करता है। रचित ये कहते हुए आदिति के पास आया। उसने आदिति का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले आया। उसका पर्सनल रूम क्लब के 2nd फ्लोर पर बना हुआ था। 1st फ्लोर पर एक डांस फ्लोर था जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग नाच रहे थे। आदिति को रचित के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर में रचित ने अपने इरादे साफ भी कर दिए थे। रचित के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने आदिति को बताना शुरू किया कि वो उसके साथ क्या करने वाला था। वो लोग तुम्हें डांस फ्लोर पर नाचते हुए दिख रहे हैं ना? आदिति ने डरते हुए नीचे देखा। डांस फ्लोर पर कम से कम 100 मर्द नाच रहे थे। दिख गए कि नहीं? हाँ। आदिति के होंठ कांप रहे थे। अगर मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ूं तो तुम सीधे जाके डांस फ्लोर पर गिरोगी, है या नहीं? रचित ने आदिति को घूरते हुए पूछा। आदिति ने हाँ में सिर हिला दिया। अब तुम अगर मेरे साथ पर्सनल रूम में बंद रहोगी तो पूरी रात भर में कभी ना कभी मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। इससे बढ़िया है कि तुम लाइफ में एक चांस लेके देखो। मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंकता हूँ। अगर तुम जिंदा बच गई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, ये मेरा वादा रहा। और अगर तुम मर गई तो फिर तो मर ही गई ना। फिर तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुम्हें आजाद करूं या नहीं, है कि नहीं? बोलो। आदिति ने रचित की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। डर के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। आदिति, तुम्हें पता है कि एक और केस भी है? गैस करो कौन सा? आदिति का दिमाग पूरी तरह से चलना बंद हो चुका था। वो कुछ भी गैस कर पाने की हालत में नहीं थी। रचित ये देख के भड़क गया। तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है या फिर तुम सुन के भी उसे अनसुना कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ गैस करने के लिए कहा था ना? आदिति को समझ आ गया था कि उसे कुछ तो बोलना ही पड़ेगा।
लेकिन उसका दिमाग उसका साथ ही नहीं दे रहा था। देखो, मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें नीचे गिरा दूंगा। रजत ने 3 तक अपनी गिनती शुरू कर दी, लेकिन इससे पहले कि वो 3 बोल पाए, डर के मारे अदिति चीख उठी। तुमने 2 केसेस बताए थे। अगर मैं जिंदा बच गई तो तुम मुझे छोड़ दोगे। अगर मैं मर गई तो फिर आजादी और गुलामी का कोई मतलब ही नहीं है। अदिति को पता था कि वो बस रजत की बातों को इसलिए रिपीट कर रही है ताकि वो गुस्से में उसे नीचे ना फेंक दे। तीसरा केस क्या ही हो सकता था? अदिति बड़बड़ा रही थी। रजत उसकी हालत देखकर मुस्कुराने लगा। बेबी, अपने दिमाग पर इतना जोर डालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है नहीं। तुमने बोलना शुरू कर दिया, वही बहुत है। रजत के बोलने की टोन एकदम से चेंज हो गई थी। वो अदिति से बहुत प्यार से बात कर रहा था। चलो मैं बताता हूं कि तीसरा केस क्या हो सकता है। तीसरा केस वो होगा जिसमें ना तो तुम ठीक से मरी हो और ना ही ठीक से जी पा रही हो। अगर तुम फ्लोर पर गिरी और तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो तुम एक जिंदा लाश की तरह हो जाओगी ना। रजत ने अदिति को घूरते हुए कहा। अदिति को समझ नहीं आ रहा था कि रजत की बातें आखिर किस तरफ जा रही थी। उसने धीरे से अपना सिर हिला दिया। और अगर तुम्हारे हाथ या पैर टूट गए तो फिर तुम फ्लोर पर नाचते हुए मर्दों के हाथों में पड़ जाओगी। ना तो तुम उनसे बच के ही भाग पाओगी, ना ही वो तुम्हें मरा हुआ समझ के जाने देंगे। मैंने सुना है कि आज क्लब में जो क्राउड आया है वो बहुत ही जंगली है। मुझे नहीं पता कि ये जंगली मर्द तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रजत के ये कहते ही अदिति के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने सिर हिलाते हुए रजत से ऐसा ना करने की विनती की, लेकिन रजत उसकी सुनने वाला नहीं था। उसने अदिति के शरीर के नीचे से अपना एक हाथ हटा दिया। अदिति फिसल कर नीचे गिरने ही वाली थी कि तभी कुछ उसके हाथ में आ गया। उस चीज में अपने हाथों को फंसाकर वो खुद को लटका कर रखने में कामयाब हो गई। अदिति ने जब ऊपर की तरफ नजर डाली तो पाया कि वो चीज कुछ और नहीं बल्कि रजत की गर्दन है। अदिति रजत की गर्दन में हाथ फंसा के लटकी हुई थी। रजत का दांव उल्टा पड़ गया था। अदिति का वेट उसे नीचे की तरफ खींच रहा था। अगर कुछ देर में अदिति ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा तो वो भी अदिति के साथ जाके डांस फ्लोर पर गिरेगा। अदिति, दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ मेरी गर्दन, छोड़। अभी तुझे डर नहीं लगा क्या मुझसे? छोड़। रजत अदिति के हाथ पर जोर जोर से मार रहा था, लेकिन अदिति उसकी गर्दन छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रजत की डेस्परेशन देखकर अब अदिति को हंसी आ रही थी। अदिति की आंखों से मौत का डर गायब हो चुका था। अब वो रजत जैसे जानवर को अपने साथ लेकर मरना चाहती थी, ताकि उसके मरने के बाद किसी लड़की को रजत के हाथों जलील ना होना पड़े। रजत की डेस्परेशन बढ़ती ही जा रही थी।